फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल टेक्नो फार्मेसी। आज हम लेके आए हैं एमसीक्यूज़ की पूरी टेस्ट सीरीज़ जो कि बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी आपके फार्मासिस्ट एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो फिर डीआई का हो या फिर डी फार्मा एग्जिट एग्ज़ाम हो या फिर आरआरबी फार्मासिस्ट हो या फिर नेवी फार्मासिस्ट हो। ये सारे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी ये टेस्ट सीरीज़। सो हम बात करते हैं अपने पहले एमसीक्यूज़ की। तो द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ अ ड्रग इज़ अफेक्टेड बाई, यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन है वो ड्रग का वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो पहला फैक्टर है रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग, साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑल ऑफ द अबव होगा, बिकॉज रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन तो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है एब्जॉर्प्शन के लिए। जैसे सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन के लिए आईवी रूट बेस्ट होता है, फिर उसके बाद जो भी आपका ओरल रूट हो गया, फिर टॉपिकल रूट, ये सारी चीज़ें हो गई। और सॉल्युबिलिटी तो ड्रग की बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है एब्जॉर्प्शन के लिए ड्रग के। इसके अलावा साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सेम चीज़ है। तो यहाँ पर अब ऑल ऑफ द अबव आपका टिक होगा, यहाँ पे हमने टिक कर दिया ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। इसके बाद अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पे पुटिंग अ ड्रग इन लिक्विड फॉर्म इनटू अ बॉडी कैविटी और बॉडी ऑरिफिस इज नोन एज। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि पुटिंग अ ड्रग इन लिक्विड फॉर्म में कोई ड्रग को हम पुट करते हैं किसी बॉडी कैविटी में, उसे क्या कहते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे इंस्टिलेशन जो होता है वो राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि इनहेलेशन का तो आप जानते हैं कि ये नेजल रूट से दिया जाता है। इंस्टिलेशन लिक्विड फॉर्म का बॉडी कैविटी में रखना, पुटिंग करना, ये कहलाता है। इसके अलावा इंसर्शन तो आप जानते हैं, पेसरीज वगैरह इंसर्शन की जाती हैं। इसके अलावा इंसफलेशन ये बेसिकली गैस से रिलेटेड होता है। तो अगर कोई भी गैस जैसे कि N2O वगैरह हो गई, जो कि जनरल एनेस्थीसिया के अंदर आता है, तो ये सारी चीज़ें हो गई, तो ये इंसफलेशन के अंदर आता है। तो हमारा जो राइट ऑप्शन होता है वो क्या होगा अपना, इंस्टिलेशन, ठीक है। इसके बाद इंस्टिलेशन के बाद अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है एप्लीकेशन ऑफ द ड्रग टू द स्किन यूजुअली बाय अ फ्रिक्शन इज नोन एज। तो अगर किसी भी ड्रग को अप्लाई करते हैं फ्रिक्शन के थ्रू स्किन में, तो उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं इनअंक्शन। इंस्टिलेशन तो आप समझ चुके हैं, इंसफलेशन तो गैस से रिलेटेड है, इंसर्शन का जैसे पेसरीज वगैरह किसी कहीं भी इंसर्ट कर देते हैं तो उसे इंसर्शन कहते हैं। और इंस्टिलेशन तो बेसिकली ये आप जानते हैं, अभी हमने पढ़ा है कि यहाँ पे लिक्विड मटेरियल किसी भी बॉडी कैविटी में अगर पुट करते हैं तो उसे इंस्टिलेशन कहते हैं, ठीक है। सो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। यहाँ पे आप ये भी नोट करते जाइए, बिल्कुल रफ और पेन लेकर बिल्कुल बैठिए और अपनी जो प्रिपरेशन है उसके हिसाब से आप यहाँ पे एमसीक्यूज़ देखते अपने आंसर्स को लिखिए और उसके बाद क्रॉस वेरीफाई कीजिए मेरे साथ। तो मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। तो नाइट्रोग्लिसरीन इज़ एडमिनिस्टर्ड बाय विच रूट। तो नाइट्रोग्लिसरीन जो कि एंटी एंजाइनल ड्रग है, तो एंटी एंजाइनल ड्रग है, तो इसमें जो इसका जो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो क्या होता है। तो यहाँ पे बेसिकली आप देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। पहला है सबलिंगुअल रूट, दूसरा है इनहेलेशनल, तीसरा है पेरेंट्रल रूट, फिर चौथा है इंसर्शन। तो यहाँ पे जो नाइट्रोग्लिसरीन होती है वो किस में दी जाती है, सबलिंगुअल रूट से दी जाती है। ये बहुत ज़्यादा फास्ट एक्टिंग होती है, किसी को भी एंजाइना का अटैक आया हो तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्विक एक्शन देती है नाइट्रोग्लिसरीन, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि है व्हेन द ड्रग इज़ इंट्रोड्यूस्ड इन द बोन मैरो दिस रूट इज़ कॉल्ड। यदि कोई भी ड्रग को इंट्रोड्यूस किया जाता है बोन मैरो में, तो वहाँ पे कौन सा जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कहलाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए हुए हैं ये पेरिटोनियल हो गया। इंट्रापेरिटोनियल तो जैसा आप जानते हैं ये तो स्टमक से रिलेटेड होता है, और इंट्राथिकल जो होता है वो बोन मैरो बेसिकली स्पाइनल के लिए यूज़ की जाती है। इसके अलावा जो इंट्रामेडुलरी होता है, इंट्रामेडुलरी यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। इंट्रामेडुलरी जो है बोन मैरो पे अगर कोई भी ड्रग को एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है तो इंट्रामेडुलरी कहलाता है। इंट्रा आर्टीरियल तो आप समझ रहे हैं आर्टरीज से रिलेटेड है, तो ये तो होगा नहीं। इसके अलावा व्हेन द मेडिसिन इज एडमिनिस्टर्ड इनटू द स्पाइनल कैविटी द रूट इज़ नोन एज। तो जैसा कि अभी हमने कुछ ही देर पहले बताया था कि जो स्पाइनल कैविटी में अगर कोई भी ड्रग को एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, यहाँ पे इंट्राथिकल, ठीक है। इंट्राथिकल यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। तो इंट्राथिकल के बाद है टेस्ट डोज ऑफ पेनिसिलिन इज एडमिनिस्टर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रूट। तो यहाँ पे जो पेनिसिलिन होता है उसको एडमिनिस्टर्ड किया जाता है किस रूट से। बेसिकली यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहला है सबक्यूटेनियस रूट, दूसरा है इंट्रावेनस, तीसरा है इंट्रामस्कुलर, चौथा है इंट्राडर्मल। तो जो पेनिसिलिन होती है बेसिकली वो इंट्राडर्मल रूट से दी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे, ठीक है। इसके साथ ही हम आगे चलते हैं धीरे धीरे, बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। व्हेन अ ड्रग इज एडमिनिस्टर्ड थ्रू द लेयर ऑफ स्किन इनटू एरियोलर टिश्यू
दिस इज़ नोन एज, यदि कोई भी ड्रग को एडमिनिस्टर किया जाता है स्किन के एरियोलर टिश्यू पे तो कौन सा रूट कहलाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे अपने पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जिसमें आता है कौन सा, इंट्राडर्मल एडमिनिस्ट्रेशन, इंट्रा आर्टीरियल एडमिनिस्ट्रेशन, सबक्यूटेनियस एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंट्रामस्कुलर एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे जो अपना करेक्ट ऑप्शन होगा वो सबक्यूटेनियस एडमिनिस्ट्रेशन होता है, क्योंकि जो ड्रग अगर एरियोलर टिश्यू में दी जाती है तो आपका जानते हैं सबक्यूटेनियस एडमिनिस्ट्रेशन ही होता है। तो यहाँ पे अपना जो राइट ऑप्शन है वो सबक्यूटेनियस एडमिनिस्ट्रेशन होता है। ठीक है, इसके बाद हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो इन ऑर्डर टू एडमिनिस्टर अ ड्रग सेफली द नर्स शुड नो टू रीड विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट इन द ड्रग। तो यहाँ पे अगर किसी भी ड्रग को एडमिनिस्टर करना है सेफली तो नर्स किस चीज़ को रीड आउट करती है, मतलब फैक्ट के लिए कि ड्रग को कैसे एडमिनिस्टर करना है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन, अगेन 4 ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पे। तो 4 ऑप्शन में पहला ऑप्शन है नेम ऑफ द पेशेंट एंड नेम ऑफ द ड्रग। तो नेम ऑफ द पेशेंट, नेम ऑफ द ड्रग ये तो है ही। इसके अलावा डोसेज ऑफ ड्रग एंड रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी सही है। डेट एंड सिग्नेचर ऑफ द फिजिशियन, ये भी बिल्कुल ज़रूरी होता है क्योंकि रजिस्टर्ड फिजिशियन तो चाहिए उसकी चीज़ के लिए। और यहाँ पे जो 4th ऑप्शन दिया हुआ है अपना वो है ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपना जो राइट ऑप्शन है वो ऑल ऑफ द अबव होगा। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इज़ इनकरेक्ट। तो यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट रिगार्डिंग एडमिनिस्ट्रेशन, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग कौन सा जो ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे व्हेन ड्रग इज एडमिनिस्टर्ड बाय इंजेक्शन देयर इज़ वेरी रैपिड रिस्पॉन्स ऑफ ड्रग। यदि ड्रग को एडमिनिस्टर किया जाता है इंजेक्शन के द्वारा तो बहुत ज़्यादा जल्दी रिस्पॉन्स होता है, ये तो बात बिल्कुल सही है। तो बाय पेरेंट्रल रूट द ड्रग गो डायरेक्टली इनटू ब्लड सो नो ऑब्जॉर्प्शन इज़ रिक्वायर्ड। हाँ, ये बिल्कुल सही है कि कोई भी ऑब्जॉर्प्शन इसमें नहीं होता है अगर पेरेंट्रल रूट से ड्रग दी जाती है, बिकॉज एडमिनिस्ट्रेशन साइड और एब्जॉर्प्शन साइड बिल्कुल सेम होती है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। फिर उसके बाद एब्जॉर्प्शन से रिलेटेड कोई इसमें कॉन्सेप्ट नहीं होता है। इसके बाद पेरेंट्रल रूट कैन बी यूज्ड इन केस ऑफ अ अनकॉन्शियस पेशेंट। बिल्कुल पेरेंट्रल रूट ही यूज़ किया जाता है किसके लिए, अनकॉन्शियस पेशेंट के लिए। वो बिल्कुल ओरल ड्रग तो बिल्कुल ले नहीं सकता है। और 4th ऑप्शन है पेरेंट्रल रूट कैन नॉट बी यूज्ड इन केस ऑफ अनकॉन्शियस पेशेंट एडमिनिस्टर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये बेसिकली ये रॉन्ग, ये अपना रॉन्ग है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा क्योंकि ये इनकरेक्ट है। ठीक है, तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर है अपना रिगार्डिंग ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इज करेक्ट। तो द चाइल्ड डोज इज लेस इन कंपेरिजन टू द एडल्ट डोज, द चाइल्ड डोज इज लेस इन कंपेरिजन टू द एडल्ट डोज। फिर सेकंड ऑप्शन कौन सा है, इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग टू द फीमेल पेशेंट द फैक्टर लाइक प्रेगनेंसी, लैक्टेशन, मेंस्ट्रुएशन आर टू बी कंसीडर्ड, ये भी बिल्कुल सही है। 5 right patient, right drug, right dose, right time, right method ensures safety in the giving of the drug। तो यहाँ पे ऑल ऑफ दी अबव ही राइट ऑप्शन हो क्योंकि ये 5 राइट्स बिल्कुल ध्यान में दिए जाते हैं। और फीमेल्स को जब कोई भी ड्रग एडमिनिस्टर कराई जाती है तो प्रेगनेंसी, लैक्टेशन, मेंस्ट्रुएशन ये सारी चीज़ों का भी ध्यान रखा जाता है। इसके अलावा चाइल्ड डोज इज लेस इन कंपेरिजन टू द एडल्ट डोज, तो बिल्कुल चाइल्ड को डोज जो है वो बहुत कम दी जाती है एज़ कम्पेयर टू द एडल्ट डोज। बेसिकली एक यहाँ पे बहुत फन कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि जैसे डिजॉक्सिन वगैरह ड्रग हो गई ना, तो ये क्या होती हैं कि इनको बहुत ही जो इनका जो ग्राफ होता है जिसको आप डोज रिस्पॉन्स ग्राफ कहते हैं, या फिर आप जिस डोज मैनेटरिंग करते हैं तो वहाँ पे जो अपना जो AUC बनता है, जो एरिया अंडर कर्व होता है किसका, डोज रिस्पॉन्स का, तो वहाँ पे डिजॉक्सिन बहुत ज़्यादा नैरो रेंज पर होती है जैसा कि आप जानते हैं। तो नैरो रेंज पर होती है तो जो एडल्ट होते हैं उनको कम दी जाती है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा केस है, जो चिल्ड्रन होते हैं उनको डिजॉक्सिन का लेवल बढ़ा दिया जाता है। क्यों बढ़ा दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे अब नॉर्मल यूरिनेशन होती है बच्चों को जैसे कि आप जानते हैं, तो यहाँ पे डिजॉक्सिन 5 to 6 टाइम ज़्यादा दी जाती है किसको, चिल्ड्रंस को। ठीक है, तो यहाँ पे अब थोड़ा सा आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बने रहिए मेरे साथ। ड्रग यूज टू रिलीव पेन आर तो ऐसी ड्रग्स जो कि यूज़ की जाती है पेन रिलीफ के लिए, बहुत ही माइनर क्वेश्चन है, कोई भी बच्चा बता देगा कि एंटीपायरेटिक्स होती हैं, कि एनाल्जेसिक्स होती हैं, एंटीबायोटिक्स होती हैं, एंटीप्यूरेटिक्स होती हैं। तो यहाँ पे जो एंटी एनाल्जेसिक्स होती हैं वो राइट ऑप्शन होता है। एंटीपायरेटिक्स होती हैं यूजुअली आप जानते हैं फीवर के लिए दी जाती है, ठीक है, पेन रिलीफ के लिए नहीं है, फीवर के लिए है। एंटीबायोटिक्स तो बैक्टीरिया को मारने के लिए होती है, बिल्कुल सही है। फिर एंटीप्यूरेटिक्स जो होती है वो किस चीज़ के लिए होती है, इचिंग के लिए होती है। किसके लिए होती है,
इचिंग के लिए, ठीक है। तो अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पे एनाल्जेसिक जो होता है वो राइट ऑप्शन है। फिर इसके बाद है ड्रग विच हेल्प इन रिड्यूसिंग फीवर। तो यहाँ पे मैं बता चुका हूँ कि आपको कि अगर किसी को फीवर रिड्यूस करना है तो उसको एंटीपायरेटिक्स ड्रग लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब चलते हैं अपने 14th क्वेश्चन में। 14th क्वेश्चन में चलते हैं धीरे धीरे। द ड्रग यूज टू प्रिवेंट और ट्रीट कन्वर्जन इन अ एपिलेप्टिक पेशेंट। किसी को मिर्गी आ रही है, एपिलेप्सी हो रही है, एपिलेप्सी में कौन सी ड्रग यूज़ की जाती हैं? तो यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं एंटीहिस्टामिन जो होती है ये तो एलर्जी के लिए होती है, ये बिल्कुल हो नहीं सकती है। एलर्जी के लिए होती है। एंटीकोगुलेंट कोगुलेशन के लिए होती है, ये बिल्कुल नहीं दे सकते हैं। एनेस्थेटिक्स तो जानते हैं आप, किसी को एनेस्थेसाइज करने के लिए यूज़ की जाती है। इसके अलावा एंटी कन्वल्सेंट यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा, है ना। एंटी कन्वल्सेंट यहाँ पे अपना राइट ऑप्शन होगा। तो अब चलते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन में। एंड सब्सटेंस यूज टू काउंटरएक्ट द इफेक्ट ऑफ पॉइजन। तो यहाँ पे जो पॉइजन का इफेक्ट को काउंटरएक्ट करने के लिए कौन सी ड्रग्स का यूज़ किया जाता है? तो यहाँ पे क्या कहते हैं बेसिकली उसको, तो ये तो एंटीटसिव्स तो आप जानते हैं, ये तो कफ कोल्ड के लिए होती है, कफ के लिए होती है। एंटीडॉट्स यहाँ पे राइट ऑप्शन हो, क्योंकि पॉइजन को काउंटर एक्ट करने के लिए एंटीडॉट का यूज़ किया जाता है। एंटी इन्फ्लामेटरी तो आप जानते हैं इन्फ्लामेशन के लिए होता है। एनेस्थेटिक्स तो ऐसा कोई लेने देना ही नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे कोई लेन देन नहीं है। अब हम चलते हैं ड्रग यूज टू डिस्ट्रॉय एंड एक्सपेल वॉर्म्स आर। तो यहाँ पे जो ड्रग्स यूज़ की जाती हैं डिस्ट्रॉय करने के लिए वॉर्म्स का, तो यहाँ पे एंटीबायोटिक्स तो बैक्टीरिया के लिए होती है, बिल्कुल बैक्टीरिया के लिए होती है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा, ये बिल्कुल हो नहीं सकता है। फिर इसके बाद एंटी इन्फ्लामेटरी इन्फ्लामेशन के लिए होती है, तो इन्फ्लामेशन तो यहाँ पे पूछ नहीं रहा है। एंड एंटी हेलमिंथिक्स ये राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि एंटी हेलमिंथिक्स वो ड्रग होती हैं जो कि वॉर्म्स के लिए को किल करती हैं। तो एंटीप्रोराइटिक अगेन एंटीप्रोराइटिक जो होती है वो इचिंग के लिए होती है, तो यहाँ पे कोई इसमें वो नहीं है। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है अ ड्रग दैट रिलीव्स इचिंग इज। तो यहाँ पे ऐसी ड्रग के बारे में पूछा है जो कि इचिंग के लिए दी जाती है, तो बिल्कुल एंटीसेप्टिक तो बिल्कुल नहीं है। एंटीसेप्टिक एंटीप्रोराइटिक ये राइट ऑप्शन है अपना। एंटी इन्फेक्टिव नहीं होगा, एंटी इन्फ्लामेटरी नहीं होगा, बेसिक सा क्वेश्चन है, एंटीप्रोराइटिक ही होगा इसमें। फिर ड्रग विच आर यूज टू प्रिवेंट और रिलीव नोजिया एंड वॉमिटिंग। तो 18 नंबर क्वेश्चन है जो कि नोजिया और वॉमिटिंग को ट्रीट करने के लिए दी जाती है ड्रग, उसमें कौन सी आती है ड्रग? तो सबसे पहले दी हुई है कौन सी, एमेटिक्स। एमेटिक्स जो है वो तो वॉमिटिंग इंड्यूस करने के लिए होती है, वॉमिटिंग इंड्यूस करने के लिए होती है। एंटी एमेटिक्स जो होती है वो एंटी एमेटिक्स तो ये बिल्कुल राइट ऑप्शन है। एंटी एमेटिक्स बिल्कुल एमेटिक्स को अपोज करने के लिए करते हैं, मतलब एंटी एमेटिक्स होता है जो वॉमिटिंग को स्लो डाउन करे, स्लो डाउन नहीं कह सकते हैं, पूरे तरीके से स्टॉप ही करता है, स्लो डाउन नहीं करता है। एंटी डायरेटिस ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, डायरिया के लिए तो ये तो होगा नहीं। स्टेरॉइड्स का यहाँ कोई लेन देन है नहीं, तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो एंटीमेटिक्स होगा, ठीक है। तो इसके आगे जो अपन चलते हैं, एंटीमेटिक्स के बाद है एन एजेंट वे यूज टू इंक्रीज द लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन कंटेंट इन द ब्लड। तो ब्लड में हीमोग्लोबिन के कंटेंट को बढ़ाने वाली जो एजेंट्स होते हैं उनको क्या कहते हैं? तो उन्हें हेमाटेनिक्स कहते हैं कि हेमोस्टैटिक्स कहते हैं, हेमोस्टैटिक कहते हैं, एंड ऑक्सीटोसिक्स कहते हैं, या फिर ऑल ऑफ दी अबव यहाँ पे ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे जो मेन ऑप्शन जो अपना राइट ऑप्शन होता है वो होता है हेमाटेनिक्स। हेमाटेनिक्स ऐसे एजेंट होते हैं जो कि हीमोग्लोबिन के लेवल को इंड्यूस करते हैं ब्लड में, ठीक है। इसके बाद अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ड्रग विच आर यूज टू इंक्रीज द यूरिन आउटपुट। तो ऐसे ड्रग्स जो कि यूरिन आउटपुट को बढ़ाते हैं, तो यहाँ पे तो सिंपल सा है, ये डायबिटिक ही होगा। एंटी हाइपरटेंसिव हाइपरटेंशन को डिक्रीज़ करता है, ठीक है, हाइपरटेंशन को डिक्रीज़ करता है। और एंटी डायबिटिक हार्मोन ये तो समझ सकते हैं, एडीएच क्या करता है, यूरिन कंसंट्रेशन को बढ़ाता है, यूरिन कंसंट्रेशन को बढ़ाता है तो यूरिन आउटपुट को कम करता है, बिल्कुल स्लो डाउन करता है। और एंटी डायबिटिक हार्मोन हो गया, नॉन ऑफ दी अबव इसका नहीं है। तो डायबिटिक जो होता है वो अपना राइट ऑप्शन है, ठीक है, डायबिटिक अपना राइट ऑप्शन है। इसके बाद है ड्रग विच डायलेट द ब्लड वेसल एंड यूज टू लोअर ब्लड प्रेशर। तो ऐसी ड्रग्स जो कि डायलेट करती हैं ब्लड प्रेशर को और यूज टू लोअर द ब्लड प्रेशर, और ब्लड प्रेशर को डाउन करती हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे ब्लड वेसल जैसे ही डायलेट हो जाती हैं तो ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिक जो है वो स्लो हो जाता है, ठीक है। तो ब्लड प्रेशर जब डाउन हो जाता है तो ऐसी ड्रग्स को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे वसो का मतलब क्या होता है? ब्लड वेसल्स, ठीक है, ब्लड वेसल्स होता है वसो का मतलब, तो वसो डायलेटर ये राइट ऑप्शन होगा बेसिकली। इसमें वसो कंस्ट्रिक्टर है जो कि ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करती है। इसके अलावा माइड्रेटिक्स तो समझ रहे हैं, जो प्यूपिल के साइज़ को क्या करे, बढ़ाए, ठीक है। तो और मायोटिक्स क्या करती है? मायोटिक्स इसको वो करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है इस प्यूपिल को। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा वसो डायलेटर्स, ठीक है।
इसके बाद हम नेक्स्ट में चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में, कार्डियोटॉनिक्स आर ड्रग यूज्ड टू। तो कार्डियोटॉनिक्स ड्रग्स जो कि यूज़ की जाती हैं वो किस चीज़ के लिए यूज़ की जाती हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो यहाँ पे ऑप्शंस हैं वो ट्रीट डिसएरिथमिया, तो ट्रीट डिसएरिथमियाज, ट्रीट इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ ऑफ हार्ट, इंक्रीज हार्ट रेट एंड कार्डियक मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो कार्डियोटॉनिक ड्रग्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, इंक्रीज़ करती हैं हार्ट रेट एंड कार्डियक मसल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। ये यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिल्कुल आप बने रहिए, आशा है कि आप देख रहे होंगे इस वीडियो को और अपने आप को जज भी कर रहे होंगे, इसके साथ ही आप क्रॉस भी कर रहे होंगे, क्रॉस चेक। तो अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो यहाँ पे है एंजियोलाइटिक्स आर ड्रग यूज्ड। तो एंजियोलाइटिक्स ड्रग किस चीज़ के लिए यूज़ की जाती हैं, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टू ट्रीट डिप्रेशन, टू रिलीव एंजाइटी, टू इंड्यूस स्लीप, या फिर नॉन ऑफ दी अबव। तो यहाँ पे जो एंजियोलाइटिक ड्रग्स होती हैं वो किस चीज़ के लिए यूज़ की जाती हैं, एंजाइटी के लिए यूज़ की जाती हैं, ठीक है। तो एंजियोलाइटिक नाम से पता चल रहा है एंजियोलाइटिक है। तो यहाँ पे माइड्रियाटिक्स आर ड्रग विच। तो माइड्रियाटिक्स जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि जो माइड्रियाटिक्स होती हैं वो किस चीज़ के लिए होती हैं, डायलेट करती हैं पुपिल को, पुपिल ऑफ द आइज़। तो पुपिल ऑफ द आइज़ को डायलेट करती हैं, तो यहाँ पे माइड्रियाटिक्स का मतलब ये होगा। इसके बाद मायोटिक्स है। तो मायोटिक्स तो मैंने सीधा अभी इससे पहले डायमाइड्रेटिक्स के ही साथ बताया था, माइड्रियाटिक्स के साथ बताया था कि प्यूपिल को क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है मायोटिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्ट द प्यूपिल ऑफ द आइज होगा राइट ऑप्शन। इसके बाद देखा जाए तो हैप्नोटिक्स आर द ड्रग यूज्ड विच यूज्ड। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पे हैप्नोटिक्स। तो आप जानते हैं सिडेटिव के साथ हैप्नोटिक्स का नाम बिल्कुल आता है, जो कि हैप्नोटाइज करने का काम करता है। तो यहाँ पर रिलीव एंजाइटी, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है रिलीव एंजाइटी, इंड्यूस स्लीप, रिड्यूस मसल टोन एंड कॉज मसल रिलैक्सेशन, तो और ऑल ऑफ दी अबव। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा अपना वो क्या होगा, हैप्नोटाइज करने का काम करती है, मतलब इंड्यूस करने का काम करती है स्लीप को, ठीक है। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गैलेक्टोगेज इज़ द ड्रग विच इंक्रीज द ब्रेस्ट मिल्क सिक्रेशन, इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल एंड डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल एंड इंक्रीज हेपेटाइट। तो यहाँ पे सीधा नाम से पता चल रहा है कि गैलेक्टोज तो क्या करता है अपना, यहाँ पे एक मिनट ऑप्शन सारे चले गए हैं। तो यहाँ पे ऑप्शंस में देख सकते हैं कि ये ब्रेस्ट मिल्क के सिक्रेशन को बढ़ाता है, गैलेक्टोगेज, ठीक है ना, इज अ ड्रग विच इंक्रीज द ब्रेस्ट मिल्क सिक्रेशन, ठीक है। अब इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो विच विटामिन इज ऑल्सो नोन एज एंटी स्टेरिलिटी विटामिन। तो एंटी स्टेरिलिटी का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज़ को स्टेराइल करना, तो वो एंटी स्टेराइल करना, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन क्या होगा, एंटी स्टेरिलिटी का मतलब किसी भी कंपाउंड में या फिर किसी पेरेंटल में, बेसिकली पेरेंटल ड्रग्स जो होती हैं उनमें एंटीऑक्सीडेंट की तरह यूज़ होता है ये, तो एंटीऑक्सीडेंट की तरह यूज़ होता है। तो यहाँ पे जो ड्रग होती है वो जो विटामिन यूज़ होता है वो क्या होता है, विटामिन ए, जिसको कहते हैं अल्फ़ा टोकोफेरॉल, ठीक है। अल्फ़ा टोकोफेरॉल बेसिकली एंटी स्टेरिलिटी विटामिन होता है। ये बहुत ही बेसिक सा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इन द फॉलोइंग विच इज़ द एडवांटेज ऑफ आईवी ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो आईवी ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के यहाँ पे एडवांटेज की बात की जा रही है, तो यूज़फुल इन इमरजेंसी कंडीशन, और ये तो बिल्कुल सही है। लार्ज वॉल्यूम सॉल्यूशन कैन बी एडमिनिस्टर्ड, ये वाला भी बिल्कुल सही है। इसके बाद देयर इज़ अ रैपिड रिस्पॉन्स ऑफ ड्रग, ये भी बिल्कुल सही है, रैपिड रिस्पॉन्स होता है, लार्ज वॉल्यूम में दे सकते हैं, इमरजेंसी कंडीशंस में देते हैं। तो यहाँ पे जो बेसिक जो राइट ऑप्शन होता है वो क्या होता है, यहाँ पे ऑल ऑफ दी अबव। तो यहाँ पे ऑल ऑफ दी अबव होता है। अब चलते हैं थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो 13 नंबर है। हमने 30 क्वेश्चन कर लिए हैं बेसिकली। तो इन इंट्रा आर्टिकुलर रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इंजेक्शन इज़ गिवन इनटू। तो यहाँ पे सीधा सा क्वेश्चन पूछ रहा है कि इंट्रा आर्टिकुलर में कौन से इंजेक्शन दिए जाते हैं। तो इंट्रा आर्टिकुलर में आर्टरीज़ वाले इंजेक्शन दिए जाते हैं, ठीक है ना, आर्टरीज़ में इंजेक्शन दिया जाता है। इसके बाद अब हम चलते हैं इंट्रा आर्टिकुलर रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो इंट्रा आर्टिकुलर रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो सी दिखा रहा है, जॉइंट। बेसिकली जॉइंट तो नहीं होना चाहिए, यहाँ पे आर्टरीज ही होगा, ठीक है। अब कहाँ थे अपन, यहाँ पे हम चलते हैं जॉइंट्स, ठीक है। इन फॉलोइंग विच इज़ द डिसएडवांटेज ऑफ आईवी रूट। तो यहाँ पे पूछ रहा है आईवी रूट का डिसएडवांटेज। इफ एक्सेस डोज वंस इंजेक्टेड द ड्रग कैन नॉट बी टेकन बैक, द ओनली ट्रेंड पर्सन कैन बी यूज दिस मेथड। इसके अलावा जो ऑप्शन है वो है ओनली ट्रेन पर्सन यू कैन यूज़ द
दिस मेथड, फिर है पॉसिबिलिटी ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ इन्फेक्शन। तो ये सभी ऑप्शन ही करेक्ट हैं इस चीज़ पर। डिसएडवांटेज ऑफ IV रूट ये है ही, तो यहाँ पे ऑल ऑफ दी अबव होगा, क्योंकि ट्रेन पर्सन भी चाहिए, पॉसिबिलिटीज़ इन्फेक्शन की बिल्कुल होती है वहाँ पे, और एक्सेस डोज वंस इंजेक्टेड द ड्रग कैन बी नॉट बी टेकन बैक, तो यहाँ पे टेकन बैक नहीं की जा सकती। ओरल रूट का क्या होता है कि जैसे अगर किसी भी ड्रग को एडमिनिस्टर कर लिया जाता है, लेकिन अगर ऐसा कुछ लगता है कि यहाँ पे गलत ड्रग एडमिनिस्टर हो गई है, तो वहाँ पे वॉमिट के थ्रू या फिर किसी भी एब्जॉर्प्शन के थ्रू वहाँ पे ड्रग को एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल एब्जॉर्प्शन रोका जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पे है इन एन अनकॉन्शियस पेशेंट विच इज़ द प्रेफर्ड रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पे अनकॉन्शियस पेशेंट में सबसे ज़्यादा प्रेफर्ड ड्रग तो आप जानते हैं इंट्रावेनस ही होगा, 3 से 4 बार यहाँ पे बताया जा चुका है। इसके अलावा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन कॉम्प्लिकेशंस ऑफ इंजेक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ इंजेक्शन। कॉम्प्लिकेशंस ऑफ इंजेक्शन में क्या होता है, इन्फेक्शन, बेसिकली इन्फेक्शन होने का खतरा तो बिल्कुल बना ही रहता है, पायरोजेनिक रिएक्शंस होती हैं, टिश्यू ट्रॉमा होता है, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे सारी चीज़ें बिल्कुल राइट हैं, तो अपना जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो ऑल ऑफ द अबव होगा। इसके बाद है इन एन अनकॉन्शियस विच प्रेफर्ड रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ये हो गया है। विच ऑफ द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ इन्फेक्शन हो चुका है। रिपीटेड इंजेक्शन ऑन द सेम स्पॉट कैन कॉज, अगर किसी भी इंजेक्शन को सेम स्पॉट पर दिया जाता है तो उसमें क्या, उसके क्या कारण होते हैं। तो पहला क्या कारण होता है कि जो अपना है इंड्यूरेशन ऑफ द स्किन एंड स्कार फॉर्मेशन, बिल्कुल सही है। रिपीटेड इंजेक्शंस ऑन द सेम स्पॉट कैन कॉज, अगर कोई भी इंजेक्शन को उसी सेम स्पॉट में दिया जाता है तो उससे क्या क्या हो सकता है, तो इंड्यूरेशन ऑफ द स्किन एंड स्कार फॉर्मेशन बिल्कुल होगा, वहाँ पे दाग बन जाएंगे, ठीक है। इंजरी ऑफ नर्व, जो नर्व होती हैं उनमें इंजरी होने लगती है। इसके अलावा इंजरी ऑफ टू द वॉल ऑफ द ब्लड वेसल्स, तो जो वॉल होती है ब्लड वेसल्स की, उसमें भी थोड़ा सा क्या होती है, इंजरी होने लगती है, बार बार वहीं वहीं इंजेक्शन अगर दिया जाता है तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिलेक्शन ऑफ द साइट ऑफ इंजेक्शन डिपेंड्स अपॉन, तो अगर हमें सेलेक्ट करना है इंजेक्शन की साइट तो वो किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है रूट ऑर्डर्ड बाय द फिजिशियन, एंड जो सेकंड ऑप्शन होता है रूट ऑर्डर बाय द फिजिशियन, ये ठीक है। द क्वांटिटी ऑफ द मेडिकेशन टू बी गिवन, ये भी ठीक है। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेडिकेशंस टू बी गिवन, ये भी बिल्कुल सही है, ये इसमें भी डिपेंड करता है। तो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव राइट ऑप्शन होगा अपना, ठीक है। तो सिलेक्शन ऑफ द साइट ऑफ इंजेक्शन डिपेंड करती है इन चारों फैक्टर्स पर, ठीक है। तो यहाँ पे चारों फैक्टर्स यहाँ पे यूज़फुल होते हैं किसी भी साइट को एडमिनिस्टर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 5% ग्लूकोज सलाइन मीन्स क्या होता है। तो यहाँ पे जो 5% ग्लूकोज सलाइन का मतलब ये होता है कि 5% किसी भी मतलब 100 ml का अगर सॉल्यूशन लिया हुआ है तो वहाँ पे 5% डेक्सट्रोज हो या फिर ग्लूकोज हो, है ना। इसके अलावा जो सोडियम की ऑस्मोलैरिटी, सोडियम क्लोराइड की ऑस्मोलैरिटी ब्लड से आप तो जानते हैं 0.9 ग्राम होती है, 0.9 ग्राम ऑस्मोटिक प्रेशर होता है किसका, ऑस्मोलैरिटी बेसिकली इससे जज की जाती है सोडियम क्लोराइड की, है ना, सोडियम क्लोराइड ब्लड की, है ना। अब यहाँ पे जो कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे जो 5% ग्लूकोज होता है वो होता है क्या चीज़, यहाँ पे होगा, यहाँ पे अपना सीधा सा ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे 100 ml कॉन्टेंस 5 ग्राम ऑफ ग्लूकोज 0.9 ग्राम सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो यही राइट ऑप्शन होगा। इसके अलावा हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ज़्यादा लेट नहीं करते हैं क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है, वीडियो लॉन्ग हो जाएगी तो इससे अपलोड करने में थोड़ा सा समस्या आती है। तो यहाँ पे बिफोर गिविंग एन इंजेक्शन द नर्स शुड बी एबल, तो अगर बिफोर गिविंग एन इंजेक्शन देने के पहले नर्स क्या चीज़ों किस चीज़ पर ध्यान देती है, बेसिकली टू सेलेक्ट इक्विपमेंट अप्रोप्रिएटली, टू सेलेक्ट द साइट क्विकली एक्यूरेटली एंड टू प्रिपेयर द मेडिकेशंस एज डिजायर्ड। ये बिल्कुल, ये तीनों ऑप्शंस तो बिल्कुल सही हैं, तो फिर अपना ऑल ऑफ दी अबव जाने दीजिए, है ना। अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द एडवांटेज ऑफ प्लास्टिक सिरिंज। प्लास्टिक सिरिंज के जो एडवांटेज हैं वो क्या होते हैं, तो बेसिकली जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि प्लास्टिक सिरिंज ही यूज़ की जा रही है, तो प्लास्टिक सिरिंज में बहुत सारे एडवांटेज ही हैं, डिसएडवांटेज कम है, इसलिए यहाँ पे प्लास्टिक सिरिंज ही यूज़ की जाती है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट एडवांटेज दिया हुआ है प्लास्टिक सिरिंज आर डिस्पोजेबल एंड चीप, ये बिल्कुल सही है, 8 रुपये से 16 रुपये में मिल जाती है, तो ये चीप ही है। इसके अलावा प्लास्टिक सिरिंज डू नॉट ब्रेक ईजिली, बिल्कुल सही है, बहुत सारी जगह ट्रांसपोर्ट हो जाती है लेकिन आज तक कोई भी सिरिंज को आपने जल्दी से ब्रोकेज या फिर किसी प्रकार का उसमें डिफेक्ट नहीं देखा होगा,
है ना। देयर इज़ डिक्रीज रिस्क ऑफ एयर एम्बोलिज्म, यहाँ पे एयर एम्बोलिज्म का बहुत ही निल चांस होता है। क्या होता है? निल चांस होता है। एयर अगर आ जाती है तो उससे पता है क्या होता है, अगर कोई भी पेशेंट को एयर इंड्यूस्ड सिरिंज दे दी जाए जिसमें एयर हो, तो उसमें क्या होता है, उसकी ब्लड वेसल्स में एयर की बबल्स घूमने लगेंगे और अल्टीमेटली जब ये हार्ट में जाएगा तो वहाँ पे क्या करता है, हार्ट अटैक करता है। हार्ट अटैक का जो है पूरे तरीके से रिस्पॉन्सिबल होता है और मुश्किल से 5 to 10 मिनट बहुत है पेशेंट के लिए जीने के लिए, है ना। 5 to 10 मिनट के बाद उसकी डेथ अल्टीमेटली फिक्स हो जाती है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा रिस्क फैक्टर है, इसलिए हमें जो प्लास्टिक सिरिंज का यूज़ करना है, क्योंकि वहाँ पे डिक्रीज रिस्क ऑफ एयर एम्बोलिज्म। तो यहाँ पे अपना जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, ऑल ऑफ दी एबव, ठीक है। अब यहाँ पे इन फॉलोइंग फैक्टर्स शुड बी कंसिडर्ड इन द सिलेक्शन ऑफ सिरिंज एंड निडल्स। तो हमें कौन कौन से फैक्टर्स देखने पड़ते हैं सिलेक्शन ऑफ सिरिंज एंड निडल्स में। द रूट ऑर्डर, ये भी सही है। विस्कोसिटी ऑफ मेडिकेशन सॉल्यूशन, ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा विस्कोसिटी है तो वो उसको बस प्रेशर लगाते रहो, वो बाहर ही नहीं जाएगा, और अगर जाएगा तो बहुत ज़्यादा फ्लो के अंदर जाएगा। अमाउंट ऑफ मेडिकेशंस टू बी एडमिनिस्टर्ड, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे ऑल ऑफ दी अबव अपना राइट ऑप्शन होगा, है ना। अब यहाँ पे 14th क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ सिरिंज। तो यहाँ पे जो सिरिंज के पार्ट के बारे में पूछ रहा है, तो जो सिरिंज होती है बेसिकली, तो सिरिंज में यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे बैरल होता है, ठीक है, ये बैरल होता है, और यहाँ पे जो पीछे जो आप जिसमें आप पुश करते हैं उसको क्या कहते हैं, प्लंजर कहते हैं ना, प्लंजर कहते हैं। तो ये बैरल और प्लंजर होता है, और यहाँ पे जो साफ्ट दिया हुआ है इससे तो कोई लेना देना नहीं होता है ना, तो विच इज़ द नॉट द पार्ट ऑफ सिरिंज। तो यहाँ पे साफ्ट जो होता है वो पार्ट नहीं होता है इसमें सिरिंज का, ठीक है। तो फ्रेंड्स एक बात मैं बताना चाहता हूँ, किसी मशहूर स्पीकर ने, या फिर आप कह सकते हैं बहुत फेमस स्पीकर ने एक कभी कहा था कि डॉक्टर कांट ओपन द निडल, डॉक्टर कांट ओपन द निडल अनलेस कस्टमर ओपन द पर्स। तो इसका मतलब यही हुआ कि डॉक्टर कभी भी सिरिंज ओपन नहीं करता है, सिरिंज की निडल बिल्कुल ओपन नहीं करता है जब तक कि पेशेंट या फिर कस्टमर ही कह सकते हैं, क्योंकि आज तो देख रहे हैं आप कस्टमर ही बना के रखे हुए हैं। आजकल जैसा चल रहा है सीन उस हिसाब से कस्टमर ही हैं। तो कस्टमर भी अपना पर्स जब तक नहीं खोलता है तब तक जो डॉक्टर है वो अपनी निडल को नहीं ओपन करता है। तो बेसिकली ये बहुत ज़्यादा फ़नी हो गया। तो यहाँ पर हम 40 क्वेश्चंस सॉल्व कर चुके हैं, और इतने एमसीक्यूज़ मुझे लगता है ये बेनिफिशियल रहेंगे आपकी फार्मासिस्ट एग्ज़ाम के लिए, और ऐसी ही सीरीज़ के लिए हम आपसे जुड़े रहेंगे। आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अपने जो दोस्त हैं जो आरआरबी फार्मासिस्ट, डी फार्मा एग्जिट एग्ज़ाम या फिर और भी सारे फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ हमें जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे आपका अगेन थैंक यू, ठीक है। आपके साथ हमेशा रहेंगे टेक्नो फार्मेसी, हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। ओके दोस्तों।